लोग हिस्ट्री का भी कहते हैं और मैं साथ में ज्योग्राफी को भी जोड़ूंगा कि ज्योग्राफी ही सत्य है आज के टाइम पे। चाहे आप आज का युद्ध देख लो, चाहे इस रशिया को देख लो कि इतना बड़ा लैंड मास होने के बाद भी क्यों अक्सर यूक्रेन पे नजरें गड़ाए हैं, यूक्रेन पे इतना युद्ध क्यों हुआ। ये भाई साहब यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है, उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। वो इसके लिए क्यों पकड़ाया हुआ है? इतने बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, अगर वो पिघलेंगे तो करीब करीब आधे आधे मीटर तक समुद्र के जलस्तर बढ़ सकता है। मतलब काफी ग्लेशियर्स हैं। तो मुंबई जैसे शहर खतरे के निशान पर रहेंगे और समुद्र के किनारे हैं तो क्या ज्योग्राफी तय करती है कि कहाँ के लोग कितने फ्लरिश होंगे? एग्जैक्टली मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि लोग हिस्ट्री का भी कहते हैं और मैं साथ में ज्योग्राफी को भी जोड़ूंगा कि ज्योग्राफी ही सत्य है आज के टाइम पे। चाहे आप आज का युद्ध देख लो, चाहे इस रशिया को देख लो कि इतना बड़ा लैंड मास होने के बाद भी क्यों अक्सर यूक्रेन पे नजरें गड़ाए हैं, यूक्रेन पे इतना युद्ध क्यों हुआ। क्योंकि उसे पता है कि मेरे ऊपर ये सारा क्षेत्र जो है वो बिल्कुल बर्फ से ढका हुआ है, कोई जहाज चला नहीं पाऊंगा मैं। तो मैं अगर यूक्रेन पे हमला कर दूंगा, यूक्रेन के पास नजर रखूंगा, तो मुझे ब्लैक सी यानी काला सागर जो है ये यहाँ पर कनेक्टिविटी मिल जाएगी। और अगर इससे कनेक्ट हो गया मैं, तो मैं सीधा आ जाऊंगा बॉस्फोरस डार्डेनलिस की जल संधि से होते हुए भूमध्य सागर में। और यहाँ अगर आ गया तो मैं पूरे यूरोप के पास हूँ, इधर अफ्रीका के पास हूँ, सुएज नहर से होते हुए मैं इधर आ जाऊंगा, इनसे ट्रेड हो जाएगा मेरा। ये पूरा बाबल मंडेव के क्षेत्र से आ जाऊंगा, इधर तो थोड़े से दोस्त बनाए रखे हैं तो इधर काम हो जाएगा, उधर नजर रख पाऊंगा। बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। इधर नीचे भी कोशिश रहती है कि भाई इनके साथ बना के रखूंगा मैं, तो इधर भी इंडियन ओशन में भी जो है नजर कहीं ना कहीं रख पाएंगे। तो इस तरह मतलब इसकी ज्योग्राफी ने इसको मैं अगर समझूं कि यूएस इतना फ्लरिश हुआ और रशिया उसके बराबर फ्लरिश नहीं हो पाया, तो इसकी वजह इसकी जो ज्योग्राफी भी आप कह सकते हो। लेकिन एक भविष्य की अच्छी चीज मैं आपको इंटरेस्टिंग बताना चाहूंगा कि जो ग्लोबल वार्मिंग हम कहते हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बर्फ पिघल रहा है, ये हो रहा है। आप इंटरेस्टिंग बात देखोगे कि बर्फ जो पिघल रहा है वो आर्कटिक का भी पिघल रहा है। ये वो जगह है जो अनएक्सप्लोर्ड है। चाहे आप क्रूड ऑयल को लेके बात कर लो, ये बात कर लो, तो सबका ध्यान आर्कटिक ओशन में इस नजरिए से भी है। भले ही लोग बातें कर लें कि हमारी पृथ्वी में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, लेकिन कुछ लोगों का नजरिया ये भी है कि अगर जब ये पिघलेगा तो नए सी रूट्स डेवलप होंगे, नए हाइड्रोकार्बन्स और नए क्रूड ऑयल की जगह निकलेंगी। इन्होंने तो नॉर्थ पोल के पास अपने झंडे जो हैं पहले से डाल के रखे हुए हैं, और झंडे भी ऐसे मेटल से बनाए हुए हैं कि जंग न लगे, कि पहले से हमारी जो है यहाँ पर सॉवरेंटी दिखा सकें हम। इस लेवल की बात हो, मतलब काफ़ी ज़्यादा इन्होंने ऐसे शिप्स बना रखे हैं जो बर्फ़ को काट के भी जा सकते हैं। ये जो यहाँ वॉर चल रही है उसमें ज्योग्राफी का कितना बड़ा रोल है? आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी के साथ जुड़कर आप यूपीएससी की तैयारी सबसे बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा कर सकते हैं। इस साल ऑल इंडिया रैंक 1 अनअकैडमी के पेड सब्सक्रिप्शन के प्रोग्राम का ही हिस्सा थे। आप भी इस पेड प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। यूज करें कोड SGYT10 और आज ही सब्सक्रिप्शन ले लोवेस्ट प्राइस पर। मतलब हम लोग बचपन से ना युद्ध जब देखते आ रहे थे, सुनते आ रहे थे, तो अक्सर हम युद्ध जब सुनते थे तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि लैंड बेस्ड ज़्यादातर होते थे। मतलब बिल्कुल ज़मीन पे आर्मी को खूब सुनते थे। लेकिन इस बार आप ऑब्जर्व करो, सब मिसाइल्स के बारे में बातें हो रही हैं, फाइटर जेट्स के बारे में बातें हो रही हैं, बिकॉज ऑफ द टेरेन। ईरान में यहाँ पर आप मान के चलो कि जो जैगरोज नाम के पर्वत हैं, ठीक है, और आगे आओगे तो ये पूरा डेजर्ट है, दस्ते काविर दस्ते लुट डेजर्ट है, एलबुर्ज नाम के माउंटेन्स है। तो पर्वत और मरुस्थल, ये जहाँ कॉम्बिनेशन मिलेगा ना, वहाँ जीतना बहुत कठिन हो जाता है। और अगर वहीं के लोग ट्रेंड हों गोरिल्ला जैसे वॉरफेयर में, तो फिर हराना भी बहुत मुझे तो लगता है ये इस टाइप के भी हो सकते हैं कि ये आखिरी दम तक जो है इस रीजन में लड़ सकते हैं। मतलब और इतनी भयंकर टेरेन है, तो एक तो जोग्राफिकल फैक्टर, और फिर सूखे की स्थिति में कौन ही लड़ेगा। मतलब खुद को जिंदा पहले रखोगे कि लड़ोगे। मतलब तो फिर क्या उपाय निकला कि आसपास के जल मार्ग से हम कुछ करें, या आसपास के जो हैं बहरीन कुवैत के जो अपने बेसेस हैं, यूएई के बेसेस हैं, और बेसेस भी एयर बेसेस पे, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने जो है कोशिश करी। तो एक तो ज्योग्राफी वो फैक्टर था जो मजबूर कर दिया कि एयर मतलब लैंड से अटैक ना कम करते हुए एयर फोर्स वया मतलब जनरली एयर स्ट्राइक्स वगैरह के थ्रू हम लोग करें। तो एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, इन्होंने अपने पहले हर क्षेत्र में, जैसे ये यमन है, ये चोक पॉइंट है, यहाँ इनके जो है जो हौतीज़ वगैरह हैं वो यहाँ पर बैठे रहते हैं। ऊपर ये अपने इजराइल के ऊपर लेबनान जो देश है यहाँ पे एक, तो वहां पर भी जो है आप हिजबुल्लाह वहां इन्होंने बैठा के रखे। तो इधर से भी अटैक करोगे तो कुछ ना कुछ आपके चोक पॉइंट पे कोई ना कोई बैठा हुआ है, तो कुछ ना कुछ तो समस्याएं बनाए रखते हैं। तो इधर भी इसके पर्वतमालाएं हैं क्या कोई? इधर जनरली हम कह सकते हैं कि फिर अफगानिस्तान का जो वो हिंदू कुश वगैरह एरिया है वो काफी ज्यादा मतलब प्रसिद्ध है एरिया है। तो डेजर्ट एरिया काफी ज्यादा अपने आप को मैं जैसे ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहूँ, अमेरिका भी ये जैसे चर्चा है वो प्लान कर रहा है कि ग्राउंड ट्रूप्स उतार सकता है।
तो उसके लिए ये रीजन कैसा साबित होगा? वही आपको समझाना चाह रहा कि ग्राउंड ट्रूप्स उतार भी दिए तो अगर ये कह रहे हैं कि मिलियंस में इनके लोग हैं लड़ने के लिए तैयार हैं और जो कि इसी टेरेन की जिनको आदत है, मतलब राजस्थान में जो रह सकता है उसे कुछ तो अडेप्ट किया होगा, उसने आदत बना ली होगी रहने की, शायद उत्तराखंड हिमाचल वाले लोगों के लिए बड़ी समस्या बन सकती। तो वैसे ये हाल है कि जितनी रग्ड टोपोग्राफी में लोग जीवित रह सकते हैं शायद उनको उतनी आदत ना हो। तो नो डाउट ये बहुत चैलेंजिंग फेज होगा अगर ऐसा हो गया तो। अच्छा, मतलब कि ये, अच्छा, ईरान के पास अपना इधर लैंड भी है और बाकी ये कंट्रीज, ये समंदर के इर्द गिर्द जो है, इनकी तो डिपेंडेंसी इसी पे है, पानी को लेकर के भी भाई, को लेकर भी। और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है यहाँ पे, तो मतलब ये तो वो है कि इसका तो इतिहास गवाह है कि अगर ईरान ने थोड़ा बहुत ये भी कह दिया कि भाई जहाज अब निकलेंगे लेकिन थोड़ी धीमी गति से निकलेंगे, इतने में तो स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब ये हाल है। तो बहुत कोशिश कर ली ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेके, पर देखो दबाव कैसे आता है, आधे से ज्यादा इसका पूरा व्यापार यहीं से चल रहा है। अगर इसका व्यापार चल रहा है तो व्यापार किसी से कर तो रहा होगा ना, वो तो इनडायरेक्टली सारे देश परेशान होंगे। तो सब देशों का जब दबाव आएगा तो इनडायरेक्टली ये छोड़ना ही पड़ेगा इस तरह की कंडीशंस की भाई अब लैंड ट्रूप ट्राई कर लेते हैं। अच्छा, इसमें इसके पास जो यहाँ पे खर्ग आइलैंड है और आइलैंड्स क्या खर्ग आइलैंड वो ऐसा है कि आप मान के चलो कि ईरान अगर अपना 80 से 90% व्यापार कर रहा है तो उस आइलैंड से कर रहा है, असली तेल वहां से निकाल रहा है वो, और वहीं से पाइपलाइन के थ्रू अलग अलग जगहों पे वो पहुंचाया जा रहा है। तो वो मेन जगह है मान के चलो जहां से क्रूड ऑयल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी पे ये लोग अगर अटैक करेंगे तो अब एयर स्ट्राइक्स को तो कोशिश करी। अब प्रॉब्लम क्या है कि ईरान ने जो मेन मुद्दा खेला वो ये कि सिर्फ यूएस इजराइल को ध्यान में नहीं रखा, जहां जहां उनके बेसिस थे अलग अलग जगह पे, चाहे ओमान को ले लो आप, चाहे कहीं से भी, मतलब यूएई को ले लो, वहां हर जगह, इसीलिए उन्होंने वहां पर भी जो है करके और यूएसए को कहीं ना कहीं कमजोर कर रखा था। ये भाई साहब यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है, उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, वो इसके लिए क्यों पगलाया हुआ है ग्रीनलैंड? बस बात निकली थी हमारी क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। देखो आज से हम हमारे समय की बात करें तो हमारे लिए जरूरी था कोयला, लोहा, ये सारी चीजें, बट चूंकि अब ये जो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जो चल रही है, इसके तहत हम क्या करेंगे, अब हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल चाहिए। आज के टाइम की डिमांड एक्चुअल में बदल गई है, इंडस्ट्री की डिमांड बदलेगी तो इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल की डिमांड बदलेगी। हमें अब लोहे से ज़्यादा, मतलब इस तरह के जो लिथियम है, कोबाल्ट है, कॉपर है, इस तरह की चीज़ें हमें ज़्यादा चाहिए। तो ये ग्रीनलैंड, मैंने कहा ना, जैसे जैसे बर्फ पिघलेगा, अलग लेवल की नेक्स्ट जियोपॉलिटिक्स, वो तो यहाँ व्यस्त हैं लोग, ये अभी चीज़ें आगे जाके ये सब चीज़ें दिखेंगी, जैसे जैसे बर्फ पिघलेगा सबको यहाँ लालच आएगा। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ बड़े स्तर पर क्रिटिकल मिनरल्स की अवेलेबिलिटी है, और वही क्रिटिकल मिनरल मतलब तुम आगे की इंडस्ट्री फ्लरिश करोगे, और आगे की इंडस्ट्री फ्लरिश होगी तो व्यापार चलेगा, व्यापार चलेगा। तो ये सब अभी की तैयारी कर, ये पुरानी, जैसे मिलियंस साल पुराने ये इसी के साथ जुड़ा हुआ था भाई साहब, ये थोड़ा अलग हो गया बस, नहीं तो ये भी भगा हुआ है उधर। हाँ बस सब पूरी समस्या सबके साथ हुई है कि सबके देश जो है 100 मिलियन साल पहले दाएं बाएं हुए हो रखे हैं। क्या इंटरेस्टिंग है, मतलब ज्योग्राफी के बारे में मैं जितनी जगह देख रहा हूँ तो मुझे हर बार एक सवाल याद आता है कि यार सर से ये भी पूछ लेता हूँ, बट सारी लड़ाई अब जो है फ्यूचर की है, और डिमांड वैसी हो गई ना। और अब आप देखो एक चीज, आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू विल रियलाइज कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से कई बार देशों को जज कर लिया जाता था। अब वो देश भी आगे आएंगे जो सोचते हैं अर्थ को प्रिजर्व करने के लिए, अर्थ का, पृथ्वी का ध्यान रखने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए। ऐसे देश जो इनिशिएटिव लेते हैं कि कैसे जलवायु परिवर्तन पे हम काम करें, कैसे हम जितनी जल्दी हो सके ग्रीन एनर्जी पे शिफ्ट हों, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे शिफ्ट हों, सोलर एनर्जी पे शिफ्ट हों, उस देश का बल्कि वर्चस्व जो है बढ़ना मतलब निश्चित है, मुझे लगता है। तो चाहे फिर हम साउथ अमेरिका, अफ्रीका या कहीं भी, ब्राज़ील क्यों एकदम से पनपा है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं काफ़ी इनके प्रयास चल रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग, मतलब जितने भी जलवायु परिवर्तन है उस पर हम लोग काम कर सके। तो जलवायु परिवर्तन पे कौन कितना अच्छा काम कर रहा है, उससे भी उस देश का वर्चस्व बढ़ने वाला है आगे जाके। आप ये बताओ मुझे, आपने जलवायु परिवर्तन एक शब्द का इस्तेमाल किया, कितना खतरनाक हो रहा है ये? और जब आप बोल रहे हो कि ऊपर समंदर पिघलेंगे, डेमोग्राफी चेंज होगी, कैसे, क्या? देखो मतलब मैं बहुत आसान तरीके से अगर इसको समझाना चाहूँ तो अभी भी एक बहुत बड़ा हिस्सा हम देख रहे हैं नॉर्थ में या साउथ में बर्फ़ से ढका हुआ है, पर एक शब्द बड़ा फेमस चलता है आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन करके, मतलब आर्कटिक जो महासागर जो अभी बिल्कुल जमा हुआ है, सबसे बेसिक असर अगर आप देखोगे तो बर्फ़ का पिघलना। अभी आपको याद होगा मैंने कहा था कि बर्फ़ का रंग सफ़ेद है, सूर्य की किरणें ज़्यादा रुकती नहीं है, परावर्तित होकर चली जाती है, सफ़ेद रंग है, एल्बिडो कहते हैं उसे। अब जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन में चीज़ें बढ़ती है ऐसा नहीं है, घट भी सकती है, पर चूंकि अभी हम ग्लोबल वार्मिंग के फेज़ में चल रहे हैं तो ये जो वैश्विक तापन हो रहा है उसमें पहले तो बर्फ़ पिघलेगा तो दो नुकसान है। एक तो वो जो सूर्य की किरणें जो वापस जा रही थी वो रुकने लगेंगी, क्योंकि
श्वेत रंग धीरे धीरे कम होने लगेगा। और वो जो जल कहाँ जाएगा आप सोचो, वो जाएगा समुद्र का, जो जब जल स्तर बढ़ेगा तो हर देश जो किनारों से लगे हुए हैं उनका जल स्तर बढ़ेगा। और अभी हम देख रहे थे कि ज़्यादातर राजधानियाँ, बड़े बड़े शहर दूसरों की कनेक्टिविटी से कारण एकदम जो किनारे पे थे वो डूबने की स्थिति पे आ जाएंगे। ये सबसे बेसिक चीज़ है जो आप देख सकते हो, जो कोई भी व्यक्ति समझ सकता है। समुद्र का पानी अगर किनारों पर बढ़ेगा तो वहाँ लोगों को समस्याएं आम दिन की हो सकती हैं, क्योंकि पानी ये जो है वो लवणता वाला है, नमक वाला है। ये कोई किसान भी अगर है तो उसके लिए समस्या हो जाएगी, ग्राउंड वाटर में प्रॉब्लम आने लगेगी, हेल्थ में प्रॉब्लम आने लगेगी। किनारे जो है बाढ़ से ग्रसित हो सकते हैं। आपको याद होगा इंडोनेशिया में जो उसकी कैपिटल जकार्ता थी, जावा आइलैंड में थी, कहीं आप देखोगे तो वो डूबने की स्थिति पे आ गया है। उन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट नॉर्थ में बोर्नियो रीजन में क्यों कर रहे हैं, या जो अक्सर नुसंतरा रीजन हम क्यों पढ़ते हैं, वो यही कि बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग, जल स्तर के बढ़ने, मतलब देशों को अपनी राजधानियां तक शिफ्ट करनी पड़ सकती है। मतलब ये स्थिति बन रही है। अफ्रीका में भी एक दो ऐसे देश हैं। तो मतलब क्या आने वाला टाइम ऐसा है कि दुनिया के बहुत सारे शहर डूब जाएंगे? डूबने के मतलब कुछ कुछ रिपोर्ट्स तो अपने भारत में मुंबई जैसे शहरों पर भी इन्होंने रिपोर्ट्स निकाल रखी कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि हमें इन सब चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा। तभी तो एकदम से पिछले 4-5 सालों से बहुत कंसर्निंग हो गई हैं चीज़ें, क्योंकि अंटार्कटिक रीजन, जो अंटार्कटिका क्षेत्र है, बड़े बड़े ग्लेशियर्स, इतने बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, अगर वो पिघलेंगे तो करीब करीब आधे आधे मीटर तक समुद्र के जलस्तर बढ़ सकते हैं। मतलब काफ़ी ग्लेशियर्स हैं ऐसे। तो मुंबई जैसे शहर खतरे के निशान पर रहेंगे। ऑफ कोर्स समुद्र के किनारे हैं तो दिख सकती हैं चीज़ें ऐसी। और तो ये तो पूरी दुनिया का एक तरह ज्योग्राफी बदल जाएगी उससे तो फिर। कोर्स मतलब मैं कह रहा हूँ ना, और ज़्यादा नहीं है, 1 डिग्री बदलाव में इतने चेंजेस, हमें 1 से 2 डिग्री में चेंजेस दिख जाएंगे। तो इसी की तो लड़ाई है कि हम क्यों कह रहे हैं कि कार्बन को हम कम कर देंगे, ये सब चीज़ें कम कर देंगे। हमें आने वाले 2070 तक जो हमने टारगेट बना रखा है कि हमें बिल्कुल नेट जीरो पे जाना है, कि कार्बन उत्सर्जन बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर देना, तो यही कारण है। वो एक्चुअल में चिंताजनक है, बट चूंकि दुनिया में इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं तो कई बार हम लोगों का जैसे को ध्यान नहीं जाता चीज़ों का, बट जो सच है वो सच है।